नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, हिंदी की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो ये पार्ट 2 आज का पार्ट 1, यानी कल की वीडियो में हमने आपको छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभ सुमित्रानंद पंत जी हो गया, महादेवी वर्मा जी हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में और इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे आपको बताए थे। आज हम आपको यहाँ पे कुछ अन्य लेखक और कवियों के बारे में बताएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गया, मुक्तिबोध और राजेश जोशी, कोई तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को और जन्म स्थान कहाँ है? बावई, होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। निधन इनका 30 जनवरी 1968 में हुआ था। अब देखो, यहाँ पे इनका जब जन्म हुआ था 1889 में, उस समय यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता भारत में, और उसके बाद ये भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। तो इन्होंने अपनी रचनाओं से यहाँ पे कई लोगों को क्या किया? मोटिवेट किया, कई लोगों को जागृत किया आंदोलन के प्रति, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति। इनकी रचनाएं अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राष्ट्रीय भावनाएँ, राष्ट्रभक्ति, मतलब राष्ट्र संबंधित काफ़ी इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं, जिससे काफ़ी लोगों को इन्होंने जागृत किया है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी इन्होंने रचनाएं कर रखी हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी रचनाएं एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब देखो, बात करते हैं इनकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो जो इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, हिमक्रीटनी हो गया, सबसे काफ़ी प्रसिद्ध है ये। हिमक्रीटनी के लिए इनको 1943 में देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को कौन सी उनकी रचना के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हिमक्रीटनी के लिए 1943 में। दूसरी प्रसिद्ध रचना है हिमतरंगिणी। ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध है, दोनों आपको नोट करनी है। हिमतरंगिणी के लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम कवि या प्रथम जो रचनाकार थे वो कौन थे? आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1955 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको ज़रूर नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, युगचरण है, समर्पण है, मरण ज्वार है, माता, वर्णलोक गूंजे धरा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिरि पर चढ़ते चढ़ते, पर्वत की अभिलाषा हो गया, पुष्प की अभिलाषा। देखो, ये जो पुष्प की अभिलाषा ये आपने पढ़ी होगी बचपन में, ये कविताएँ सिलेबस में रही होगी आपकी, जिसमें वो कौन सी ये कविता वो थी आपकी? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। एक फूल कहता है अपने माली से कि वहाँ पे शुरुआत तो कविता की ऐसी होती है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, और जो अंतिम चरण है कविता का वो इस प्रकार है, मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। यानी पुष्प ये कह रहा है अपने माली से कि मुझे तुम वहाँ पर फेंक देना जहाँ पर जो वीर होते हैं वो मातृभूमि की रक्षा के लिए जहाँ पर अपना सिर चढ़ाने जाते हैं, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। तो इस प्रकार आप इनके रचनाओं से देख सकते हो, काफ़ी प्रसिद्ध ये रचना है। तो ये जो मैंने अपनी कविता आपको बताई ये भी आपको नोट करनी है, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसलिए ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा, यानी पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो ये अभिलाषा थी पुष्प की, जो मैंने अभी आपको समझा दी यहाँ पे। एक और प्रसिद्ध रचना है कैदी और कोकिला, ये भी आपके सिलेबस में रही होगी। कैदी और कोकिला, जिसमें एक कैदी रहता है जेल में और एक कोकिला आती है वहाँ पे पेड़ में। तो कैदी कोकिला से इस प्रकार से संवाद कर रहा है कि कोकिला बोलो तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे शब्दों से वहाँ पे रचना कर रखी है उस काव्य की माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। काफ़ी भाव भरा है उसमें, कैदी क्या कहना चाह रहा कोकिला से, तो आप उसको देख सकते हो। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये भी रचनाएँ हैं। तो ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध, ये आपको नोट जरूर करनी है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये ज़रूर आपको क्या करनी है? याद करनी है। वैसे सभी जो रचनाएं ये काफ़ी, मतलब ये सभी आपको याद करनी है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर याद करनी है। उसके बाद गद्य की बात करें तो इन्होंने समय के पाँव हो गया, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनके गद्य रचनाएँ हैं। नाटक की बात करें तो इन्होंने ये नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, पत्रिकाएँ इन्होंने लिखी है,
गद्य, काव्य, ये सारे इन्होंने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे रचनाएं कर रखी हैं। तो नाटक में कृष्णार्जुन युद्ध, एक नाटक लिखा है इन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध, तो ये आपको जरूर नोट करना है। निबंध की बात करें तो अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य देवता, ये इन्होंने क्या कर रखे हैं, यहाँ पे निबंधों की रचनाएं कर रखी हैं। अब देखो पत्रिका है जो इनकी, तो इन्होंने संपादन का भी कार्य किया। तो प्रभा जो पत्रिका है 1913 में इन्होंने यहाँ पे इसका संपादक का कार्य संभाला, 1913 में प्रभा का। दूसरी जो पत्रिका है करमवीर एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो इसमें भी इन्होंने कार्य किया है। करमवीर और प्रभा, ये दोनों पत्रिकाएं आपको नोट करनी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं थी ये सारी, ये आपको याद करनी है। पुरस्कारों की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन इनको पुरस्कार प्राप्त हो रखे हैं। तो पुरस्कार आपको सभी लगभग याद करने हैं। देखो सर्वप्रथम इनको 1943 में हिमक्रीटनी रचना के लिए देव पुरस्कार, जो भी अभी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, हिमक्रीटनी के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1943 में। उसके बाद 1955 में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और वो किसको दिया गया, हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि साहित्य मतलब प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में। और उसके बाद 1963 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको जरूर याद रखनी है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो ये किया गया यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो ये सारी चीज़ें आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में याद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे जो प्रमुख कवि हैं यहाँ पे वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध कवि, आप कह सकते हैं लेखक, क्योंकि इन्होंने काफ़ी गद्य भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और कविताएं, काव्य संग्रह भी लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। कहाँ हुआ था इनका जन्म, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, श्योपुर नामक स्थान पर। और इनका निधन हुआ था 11 सितंबर 1964 में। अब देखो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था अपनी लाइफ में, और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी इसी से संबंधित, संघर्षों से संबंधित हैं इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। तो जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह की अगर हम बात करें, देखो काव्य संग्रह एक आप समझ लो, काव्य संग्रह क्या होता है कि उसमें बहुत सारी कविताएं होती हैं। काव्य संग्रह जैसे एक किताब आप ले सकते हो उसमें, कि इनकी एक मतलब जो काव्य संग्रह होती है वो एक किताब का नाम होता है, और उसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह होता है। तो इनकी जो दो प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदूल। तो जो चांद का मुँह टेढ़ा है, इसमें जो प्रमुख कविताएं इन्होंने रखी है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़रूरी नोट करनी है, सिर्फ आपको काव्य संग्रह ही नोट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछे जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी कविताएं याद भी कौन करेगा। तो इनकी जो चांद का मुँह टेढ़ा है, उसमें लकड़ी का रावण हो गया, ये एक कविता है। वहाँ पे चांद का मुँह टेढ़ा है, डूबता चांद कब डूबेगा, तो ये इनकी कविताएं हैं, जो एक काव्य संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा। दूसरा काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाकधूल। तो जो भूरी भूरी खाकधूल है, इसमें सबसे प्रसिद्ध एक, मैं आपको ये जरूर आपको नोट करना है, ये आपके सिलेबस में भी रहा होगा कभी, ये आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में, सहर्ष स्वीकार है। सहर्ष स्वीकार है, ये कविता आपने ज़रूर पढ़ी होगी 11th या 12th में NCERT में। तो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के ही अंतर्गत एक कविताएं आती है, सहर्ष स्वीकार है, तो ये आपको ज़रूर नोट करनी है। उसके बाद कहानियों की बात करें तो इनकी जो प्रमुख कहानियाँ थी वो थी काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये दो प्रसिद्ध इनकी कहानियाँ हैं। आलोचनात्मक कृतियों की बात करें, कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ भी इन्होंने लिखी हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष और आखिर रचना क्यों, तो ये इनकी क्या है आपकी आलोचनात्मक कृतियाँ। अब देखो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बन गया कि भूरी खाक धूल क्या है, एक काव्य संग्रह है, एक कहानी है, एक आलोचनात्मक कृति है या निबंध है, तो तब आपको क्या करना है, वो एक काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं, इसलिए आपको ये सारे मतलब कौन क्या है वो आपको ज़रूर नोट करना है। उसके बाद जो इनके प्रसिद्ध निबंध हैं वो हैं एक साहित्य की डायरी, नए साहित्य का सुंदर शास्त्र और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं। और उपन्यासों की बात करें तो विपात्र, ये एकमात्र इनका उपन्यास है विपात्र, तो ये आपको
जरूर नोट करना है। विपात्र किसका उपन्यास है यहाँ पे, तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध का। अब देखो कई बार गजानन माधव को आप सीधे वहाँ पे लिखा रहेगा मुक्तिबोध, तो ये आपको जरूर नोट करना है। इनको या तो मुक्तिबोध कहते हैं और पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद आते हैं यहाँ पे राजेश जोशी। तो राजेश जोशी, इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1946 को, और जन्म कहाँ पे हुआ था, तो नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ही ये राजेश जोशी भी हैं। तो ये जो तीनों कवियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये तीनों कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो जो प्रमुख काव्य संग्रह है इनके, एक दिन बोलेगा पेड़, और इसमें जो इनकी प्रमुख कविताएं हैं, पेड़ क्या करता है, चिड़िया हो गई, ये कविता है, देख चिड़िया। तो इस प्रकार की इन्होंने यहाँ पे कविताएं हैं। इसके अंतर्गत एक दिन बोलेंगे पेड़ एक काव्य संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह होता है। दूसरा है मिट्टी का चेहरा, और तीसरा यहाँ पे दो पंक्तियों के बीच। तो जो ये दो पंक्तियों के बीच है, इसी काव्य संग्रह के लिए इनको 2002 में यहाँ पे क्या किससे सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दो पंक्तियों के बीच नामक काव्य संग्रह के लिए 2002 में राजेश जोशी जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला यहाँ पे नेपथ्य में हंसी, और उसके बाद है समरगाथा। तो समरगाथा एक लंबी कविता है, इसको आप लंबी कविता ब्रैकेट में लिख सकते हो। उसके बाद जो कहानी है यहाँ पे वो है सोमवार और अन्य कहानी, ये एक प्रसिद्ध कहानी है, और कपिल का पेड़। तो ये इनकी प्रसिद्ध क्या यहाँ पे कहानियाँ हैं, सोमवार और अन्य कहानी, और दूसरी है कपिल का पेड़। तो ये दो इनकी प्रसिद्ध कहानी है। आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो एक कवि की नोटबुक, ये इनकी एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है राजेश जोशी जी की। और नाटक भी ये लिखते थे, तो नाटक है इनके अच्छे आदमी, कहन कबीर, जादूमंगल, तुक्के पर तुक्का, और टंकारा का गाना। तो ये इनके प्रसिद्ध कुछ नाटक हैं। और इन्होंने एक बाल कविता भी लिखी थी, पानी बरसे, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको आप जरूर नोट करना। बाल कविता किसकी है, बाल कविता जो पानी बरसा है उसके लेखक कौन है, आपके राजेश जोशी जी हैं। और पुरस्कार की बात करें वैसे मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि 2002 में इनको दो पंक्तियों के बीच एक काव्य संग्रह इनका, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये हो गए आज के जो प्रसिद्ध कवि थे, कुछ प्रमुख कवि, राजेश जोशी जी हो गया, मुक्तिबोध और माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में मैंने आपको इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में, और इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स समझाने की कोशिश की। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।